नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी जनता के प्रति हमलावर हैं और हमलावर रहेंगे। वो गंगा में खड़े होकर सौगंध खाएं कि वो जनता की रक्षा करेंगे, तब भी ये विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के 10 साल और अब प्रधानमंत्री के 10 साल, ये 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही जैसे कहें पीड़ादायक रिकॉर्ड है। बात हमें उनके अभी ये जो 5 साल जो गए हैं, इस 5 साल के दौरान जो इन्होंने किया है, हम उसी के संदर्भ में खाली केंद्रित रखेंगे। और जो मैं आपसे अभी साझा कर रहा हूं वो बात आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। मैं कोई ऐसी रहस्यमय चीज आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी न जानते हो, नरेंद्र मोदी के चंटू मंटू न जानते हो। 29 मार्च को 2024 में एक संविधान कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई, जिसको के वहां जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसने उसे आयोजित किया था। उस संविधान कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और नए पहलुओं की तरफ ध्यान खींचता है। बीवी नागरत्ना ने कहा कि एक प्रवृत्ति आजकल नजर आ रही है, वो ये कि राज्यपाल कानूनी विवादों के पंच बन गए हैं। ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इलेक्शन कैंपेन जब खुल चुका है, उस दौरान उसने भाषण दिया और उसमें भाषण में उसने इस पक्ष को रखा। इसे कायदे से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है कानूनी विवादों के पंच बन गए हैं, और यह राज्यपालों का कानूनी पंच बनना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। और इस प्रसंग में उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल का जिक्र किया, आर एन रवि, जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और ये जो वो तो एक नमूने के तौर पर उन्होंने कोट किया, अनेक राज्यपाल यही काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस था। उस केस पर ऑर्डर हुआ हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सरकार ने फिर रिक्वेस्ट की कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। गवर्नर ने कहा हम मंत्री नहीं बनाएंगे। तमिलनाडु सरकार फिर केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर अगर गवर्नर ने मंत्री को शपथ नहीं दिलाई तो फिर हम तय करेंगे कि गवर्नर क्या करें। जब चीफ जस्टिस ने धमकी दी तो उसके बाद में कमर झुक गई। जो असल चीज है जिसकी की तरफ नागरत्ना ने ध्यान खींचा है, वो ये कि अब राज्यपाल वो कानूनी मसलों का पंच नहीं बन सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके जरिए पंचायत कर रहे हैं और पंच की तरह काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के फैसले को वे लोग अनुमोदित करने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है, लेकिन वो अनुमोदित नहीं कर रहे हैं। वो राज्य सरकारों के फैसले पर साइन नहीं कर रहे। जस्टिस नागरत्ना ने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही उस संविधान कॉन्फ्रेंस में,
जो कि चिंता की चीज है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रवृत्ति है, ये पंच बनने की राज्यपालों की, ये प्रवृत्ति दक्षिण के राज्यों में ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में गैर बीजेपी सरकारें हैं। राज्यपाल तरह तरह से बिलों को रोक रहे हैं, उन पर साइन नहीं करते। क्या है ये? चुनी हुई गई सरकारों को आप काम नहीं करने देना चाहते। ये करके आप जनता के ऊपर सीधे हमले कर रहे हैं। किसके जरिए? राज्यपाल के जरिए। और ये चिंता की चीज है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल को क्या करना है और क्या नहीं करना है। राज्यपालों को संवैधानिक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसी प्रसंग में उन्होंने एक दूसरे मसले का भी जिक्र किया, जो बहुत महत्वपूर्ण मसला है। याद तो दिलाना होगा, उन्होंने नोटबंदी के फैसले का जिक्र किया। ये जस्टिस नागरत्ना उनमें से है जिसने कि नोटबंदी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में अपना भिन्न नजरिया पेश किया, अलग जजमेंट दिया। उन्होंने जम के सरकार के फैसले की आलोचना की थी। जिस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटबंदी पर अपना जजमेंट दिया था, वो उस बेंच का हिस्सा थी। उन्होंने साफ कहा कि आप कल्पना कीजिए उन डेली वेज वर्कर का, उनके साथ क्या गुजरी होगी। उन्हें इस फैसले से बेहद परेशानी हुई। इस फैसले से न तो काला धन वापस आया, जस्टिस नागरत्ना ने कहा, न आतंकवाद रुका, बल्कि साधारण आदमी को, दैनंदिन मजदूरी करके खाने कमाने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये दो उदाहरण नरेंद्र मोदी के जनता के ऊपर हमले के बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक अन्य पहलू है जिसकी तरफ मैं इस जस्टिस नागरत्ना के बाहर जाके आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब मांगा ही जाना चाहिए, क्या किया है नरेंद्र मोदी आने वाले समय में। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी आपके साथ और हमारे साथ जो करेंगे उसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की अभी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, या हम ये कहें कि 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के जो 10 साल है, इस 10 साल में जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट 780 बार भारत में शट डाउन किया गया। और ये जनता के फंडामेंटल राइट्स पर सीधे हमला है। और ये जो इंटरनेट शट डाउन किया गया, किस लिए किया गया? इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन को बाधित करने का सरकार के पास में तभी अधिकार है जबकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई गंभीर जो है समस्या उठ खड़ी हो जिसमें कि आपातकालीन कदम उठाना जरूरी हो। लेकिन ऐसी तो कोई स्थिति पैदा ही नहीं हुई। सारी दुनिया में विश्व गुरु है ना हम, तो सारी दुनिया में हम विश्व गुरु किस मामले में है? और तो बहुत सारी चीजें हैं ही, लेकिन ये इंटरनेट शटडाउन के मामले में हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन के जो सारी दुनिया के 10 साल के डाटा हैं, 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक के जो डाटा हैं, उसमें भारत में शटडाउन 60% हुआ है। 40% में सारी दुनिया और 60% अकेले भारत में। और सबसे ज्यादा शटडाउन इंडियन हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं, हमारे देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए कोई खतरा नहीं, फिर ये इंटरनेट शटडाउन क्यों करने की जरूरत पड़ती है? जनता को लगातार उत्पीड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। जो डाटा है वो डाटा बताते हैं कि 2023 में, अभी रिसेंटली, अभी जो साल गया है,
स्याही सूखी नहीं है अभी। 2023 में 7,000 घंटे इंटरनेट शटडाउन रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, उस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के मुताबिक पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आपातकाल की स्थिति में आप इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को बाधित कर सकते हैं, या जनता की सुरक्षा के लिए कोई बहुत गंभीर खतरा हो तो आप ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से कोई चीज नहीं थी। सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था अनुराधा भसीन वर्सेज केंद्रीय सरकार के फैसले में कि इंटरनेट शटडाउन करना अव्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता का हनन है, अनिश्चित काल तक शटडाउन करना असंवैधानिक है। सरकार जब भी शटडाउन करे तो अपने आदेश को सार्वजनिक करे और कारण बताए। लेकिन सरकार ने शटडाउन करते समय जो कानून में लिखे हुए कारण है उसका कभी पालन नहीं किया, उसने कभी कारण नहीं बताया। अकेले जम्मू कश्मीर में राष्ट्र में मिलाना चाहते हैं, अकेले जम्मू कश्मीर में पिछले 12 साल में 433 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। और सबसे लंबा शटडाउन कहां हुआ? इंटरनेट शटडाउन मोदी जी आएंगे, जनता को हवा खिलाएंगे मणिपुर में। मणिपुर में मई से लेकर दिसंबर तक 2023 तक लगातार इंटरनेट शटडाउन रहा है। और यह नमूना है नरेंद्र मोदी का जनता के जीवन पर, जनता के बुनियादी अधिकार पर हमले करने का। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के शासन में तो जनता पर दमन नहीं हुआ, उत्पीड़न नहीं हुआ, यह शटडाउन क्या है? यह जनता के जीवन का हम पे हमला नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आजादी, व्यापार की आजादी पर हमला नहीं है। आज की स्थिति यह है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यापारी बिना इंटरनेट के व्यापार नहीं कर सकता। और वहां आप लगातार शटडाउन रखेंगे तो वो व्यापार कर पाएंगे, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंटरनेट अभिव्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, मीडियम के तौर पर आता है। और नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में, 10 साल के शासन में 780 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है पूरे देश में। सारी दुनिया में इंटरनेट जितना शटडाउन किया गया उसका 70% हिस्सा अकेले भारत में शटडाउन किया गया। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता पर जुल्म कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता पर कोई जुल्म नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। और ये जो डाटा है, ये मेरे डाटा नहीं है, ये डाटा है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के। उसने पिछले 10 साल के इंटरनेट के कम्युनिकेशन का, उसके स्वरूप का, उसकी पद्धति प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। कौन नहीं जानता कि अभी इसी साल फरवरी में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसका दूसरे चरण का, तो हरियाणा की जनता ने कौन सा अपराध किया है? कौन सी इमरजेंसी थी वहां? कौन सी जनता के जीवन के लिए सुरक्षा खतरा था कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया? एक ही कारण था, किसान आंदोलन चल रहा था। और भारत में जो इतना शटडाउन किया गया, किस लिए किया गया, किस समय किया गया? आप कल्पना कीजिए, सबसे अधिक शटडाउन किस समय हुआ? जब नए नागरिकता कानून के खिलाफ में शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, तो सबसे अधिक शटडाउन किया गया। इंटरनेट शटडाउन करना जनता के खिलाफ में एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई है और उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। जहां भी प्रतिवाद शुरू होता है, पहला काम यह करते हैं कि वो शटडाउन शुरू कर देते हैं। एक अन्य चीज है जो कि सोचने की चीज है।
वो ये कि ये जो तरीका है इंटरनेट शटडाउन करने का, ये तरीका के पीछे एक तो कारण यह है कि प्रतिवाद को बांधना, उसकी सीमाबद्ध करना, जबकि इंटरनेट हमारी अभिव्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी अधिकार है हमारा। दूसरा उसका कारण यह है कि सूचनाओं को नियंत्रित किया जाए, और तीसरा यह है कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, इसकी वजह से भी डर के वो इंटरनेट शटडाउन करते हैं। और ये जो तीनों कारण है विश्व में सब जानते हैं इन्हें। एक अन्य चीज है जो कि नरेंद्र मोदी ने की जनता के अधिकारों पर हमला करते हुए, वो ये कि उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 69A का उपयोग करते हुए तकरीबन 55,000 वेबसाइट बंद कर दी, सीधे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन दोनों के निर्देश पर जो यूआरएल की लिस्ट, ये जो हमारा एड्रेस होता है इंटरनेट पर, जब हम फेसबुक में जाते हैं, हम उसमें जाते हैं तो यूआरएल होता है जो हमारा एड्रेस है, तो यूआरएल की लिस्ट दी गई और इस लिस्ट के मुताबिक हजारों लोगों की एक्टिविटीज को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। और खासतौर पर यह काम कहां हुआ है? ट्विटर पर, एक्स पर। 2018 से लेकर 2022 के बीच में 30,000 यूआरएल भारत सरकार ने दिए थे इन दोनों मंत्रालयों ने, और ये 30,000 जो यूआरएल थे ये सोशल मीडिया पर ब्लॉक किए गए। इसमें ज्यादातर यूआरएल एक्स यानी ट्विटर के थे, और इनके बारे में एक ही बात कही गई साइबर क्राइम का खतरा है। एक अन्य चीज जो कि महत्वपूर्ण चीज, वो यह कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इंटरनेट की स्वतंत्रता में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। लगातार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, इन सब में, वेबसाइट, इन सब क्षेत्रों में, सोशल मीडिया में इन जनरल, सरकार नाकेबंदी, पैसा देके लोगों की आवाज को चलना, उनके वो दिखाई न दे पन्ने, उन्हें ब्लॉक करना, उन्हें अदृश्य बनाना, ये काम अपने तरीके से कर रही है। और ये काम अपने आप में ही ये जनता के ऊपर हमला है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। और आखिरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि भारत सरकार ने पिछले दिनों साहित्य अकादमी में, हिंदी का शिक्षक हूं और कुछ छोटा मोटा लिखता भी हूं, साहित्य अकादमी के मलयालम के एक बहुत बड़े लेखक जो कि साहित्य अकादमी के मेंबर थे, श्री राधाकृष्णन। श्री राधाकृष्णन की उम्र 85 साल है और उन्होंने बहुत ही शानदार किताबें लिखी है मलयालम में। मलयालम के वो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, सॉरी। उन्होंने अपना अभी हाल ही में साहित्य अकादमी के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा, और उसमें प्रतिवाद करके सौंपा कि मैं साहित्य अकादमी से अपने को अलग करता हूं। प्रतिवाद क्या किया उन्होंने? साहित्य अकादमी का जो एनुअल 39वां जो साहित्य उत्सव आयोजित किया गया, उसके उद्घाटन के लिए संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बुलाया गया था। सी राधाकृष्णन ने आपत्ति की कि मेघवाल को क्यों बुलाया गया, उसका क्या लेना देना साहित्य से। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है, अगर कोई मंत्री साहित्यकार हो तो समझ में भी आए, लेकिन मेघवाल का कोई साहित्य से लेना देना नहीं है। और यह साहित्य का और साहित्यकारों का अपमान है, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी साधारण लोगों, शिक्षितों पर, उनके अधिकारों पर, लेखकों पर, उनके अधिकारों पर, उनकी संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं।
और ये रिकॉर्ड है, ये हमले जारी हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में तो कहीं हमले नहीं हुए, कहीं जुल्म नहीं हुए, वो झूठ बोलते हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासन में सबसे अधिक हमले अभिव्यक्ति की आजादी पर हुए हैं। इंटरनेट का शटडाउन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के हमलावर होने का गवाह है। सारी दुनिया में जितने शटडाउन हुए उसका 70% सिर्फ अकेले भारत में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए। इसलिए आपकी, हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी के बारे में आम जनता को जागरूक करें। लोकतंत्र को अभी नहीं बचा पाए तो आगे बचाना और भी मुश्किल होगा। प्लीज खड़े हो, बोलो, बात करो, कहो, खुल के कहो। हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें एट एनी कॉस्ट लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट आपको मिले अपने इलाके में, जिसको आपकी इच्छा हो आप वोट दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है तो उसे वोट दीजिए। उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जो आपको अच्छा लगता है उसे वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। बीजेपी को एन मास हराइए, तभी इसका पनिशमेंट, दंड नरेंद्र मोदी महसूस करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।